हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हम लोग फिर से आज एक नॉन फार्मा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम लोग जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इन सभी के जो भी फार्मा के अलावा जो आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शॉपिंग मॉल हैज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड चिल्ड्रंस प्ले एरिया। एक शॉपिंग मॉल है जहां रेक्टेंगुलर शेप्ड का चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। इस पॉइंट को नोट कीजिए, रेक्टेंगुलर शेप्ड है। द प्ले एरिया मेजर्स 30 इंटू 20 मीटर्स। 30 और 20 मीटर से। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में दो पार्ट्स आपके, मतलब ये अगर 30 है तो यह भी 30 होगा और ये 20 तो ये भी 20 होगा। ये आपका क्या है? रेक्टेंगुलर शेप्ड है, 30-20 मीटर का। लेइंग ऑफ टाइल्स वुड कॉस्ट 60 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 60 रुपीज लगेंगे पर स्क्वायर मीटर के। तो आपको बताना है इसमें हमको टाइल्स लगवानी है 30 इंटू 20 में, तो टोटल हमको कितना खर्च आएगा, टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो देखो, अगर हम निकालें कि कितना एरिया यहाँ पे है, जितने एरिया में टाइल्स लगनी है, तो हमको पता चल जाए कि हमको टोटल कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर लगने वाला है। तो 30 इंटू 20 इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब जो भी उसकी लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेंथ है, अगर हमने बोला 30, ब्रेड्थ है 20, तो 30 इंटू 20, 3 4 2 3 जा 6, 00 600 मीटर आ गई। ये क्या? 600 मीटर स्क्वायर ये आ गई है आपकी इसकी एरिया। एरिया आ गई है 600 मीटर। इतना एरिया है, इतना कॉस्टिंग है 1 मीटर की। 1 मीटर में इतना कॉस्ट, तो 600 मीटर में 600 इंटू 60। ये लो जी, टोटल कर लो। 6 6 जा 36, 1 2 3 0 है, ये लो 3 0 लगा दिया। 36,000 यहाँ पे कॉस्टिंग आएगी। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36,000 यहाँ पे टोटल कॉस्ट इसकी आने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आने वाली है 30। लेंथ इंटू ब्रेथ आपने पहले किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया और उसके बाद प्राइस आपको पता चल जाएगा एरिया इंटू टोटल एरिया कॉस्ट करके। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि नॉर्मली जो आपने, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपीज कहीं किसी को दी और आपने बोला कि मुझे हर महीने 10% आप इस पे इंटरेस्ट दीजिए हर महीने, तो आपका इंटरेस्ट का कहने का मतलब है कि आपके उस 100 रुपीज में हर महीने 10 ऐड होते जाए। मींस 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज होगा, तो हर महीने आपको 10 रुपीज वो क्या करेंगे, आपको देते रहेंगे और बाकी वो पैसा उनके पास है 100 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो बाद में ले लीजिए। ये होता है सिंपल, जहां आपने जितना दिया उसी पे इंटरेस्ट सिर्फ आपने कंटिन्यू किया है बस। एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पे क्या होता है, आपने बोला कि मुझे हर मंथ 10% के हिसाब से बाद में मैं आपसे पैसे लूंगा और ये मैं आपको लगाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे क्या होगा, आपने फर्स्ट मंथ तो आपने कितना हुआ, 100 रुपीज था ही, 10 और उस पर ऐड कर दिया, मतलब 110 हो गया। नेक्स्ट मंथ में आप उस 110 रुपीज पर 10% लगाओगे, मतलब अगले मंथ में आपका जो 10% आएगा वो हो जाएगा 11 रुपीज और 110 प्लस 11 आपका हो जाएगा 121। अगले महीने नेक्स्ट आप जाओगे तो फिर 10% उस 121 पर लगेगा। मींस हर बार आप क्या करते जा रहे हो, जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐड होता जा रहा है आपके कैपिटल मनी पर और उस पे फिर 10% लग रहा है। तो यहां सिंपल की बात किया है उन्होंने बोला एक कोई मनी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो सिंपल इंटरेस्ट पे 815 रुपीज हो गया है 3 इयर्स में, 3 साल में, और एंड रुपीज 854 इन 4 ईयर। मतलब 3 साल में उसके पास 815 और चौथे साल में उस पे हो गए हैं 854। तो आपको बताना है कि पैसा कितना रखा गया है, पैसा कितना था, कैपिटल मनी कितना है, मेन आपका जो मूल है वो कितना है। तो आप जरा बताओ, थर्ड ईयर में आपका 815, तो जरा देखो कितना इंटरेस्ट है जो कि बढ़ा है। तो आप यहां पे देखो, अगर तो 854 में से अगर 815 को माइनस कर दें, 854 माइनस 815, 14 में से 5 गए तो 9, 4 में से 3 गए तो 3, 880 है। मतलब 39 रुपी है जो कि क्या हुआ है, इंक्रीज किया है एक साल में। एक साल में 39 रुपी इंक्रीज किया गया है, ठीक है ना, एक साल में। तो एक बात बताओ,
3 साल में कितना इंक्रीज किया होगा? 39 इंटू 3 कर दे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 2 11, 117। मतलब इस मनी पर जो 3 साल में 815 रुपए हुए हैं, इससे 117 माइनस कर दो। 815 में से 3 साल का इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया, जितना आएगा वही आपका कैपिटल है, वही आपका मेन सम ऑफ मनी है। 5 में से 7 गए, 15 में से 7 गए 8 आएगा, ये बचेगा 0, इधर से आप दोगे इसको तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गए 9, और यहां क्या बचा? 7 में से 1 गए तो बचेगा 6। मतलब 698 रुपी था जिसको आपने रखा था, उस पे हर महीने हर साल 39 रुपीज आप ऐड करते गए, तो आप 3 साल में 117 ऐड करोगे तो देखो 815 आएगा, अगले साल फिर 39 ऐड करोगे तो 854 होगा। 698 रुपी आपका यहां से आ जाएगा, 698 रुपी आपका यहां से करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई थी तो ये तो आसान होते हैं बहुत। 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 3 पंप है, 3 पंप्स है, 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, एंड कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days, 2 दिन में उनको उस पूरे टैंक को खाली करने में लगता है। हाउ मैनी हार्स अ डे मस्ट 4 पंप्स वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day। अच्छा एक बात बताओ, टैंक तो एक ही है, एक ही टैंक को खाली करने में 3 पंप को 8 घंटे काम करते हैं तो 2 दिन लग रहे हैं, तो 4 पंप को उसी टैंक को खाली करने में कितना घंटे करें कि 1 दिन में हो जाए? तो यहां बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे। आपको इतना पता है कि वर्क जो है वो हमको पता है दोनों के लिए बराबर ही है, अब 3 दिन में करें 4 दिन में करें इससे फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो, 3 पंप 8 घंटे 2 दिन काम करते हैं, जितना उतना ही काम तो उतना ही है ना जो 4 पंप करने वाले हैं 1 दिन में। बस आपको बताना है कि घंटे कितने होने हैं, घंटे हमको नहीं पते तो हम निकाल लेंगे x यहां से, क्योंकि ये काम बराबर ये काम, दोनों काम तो उतना ही है, दोनों एक ही टैंक को खाली कर रहे हैं, तो ये घंटे यहां से निकल आएंगे। 4 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 48/4। ये आप कट करते हो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 आवर अगर वो वर्क करेंगे तो 1 दिन में 4 पंप खाली कर लेंगे। 12 आपका करेक्ट आंसर यहां से आना चाहिए। 12 घंटे 4 पंप अगर काम करेंगे 1 ही दिन में खाली कर जाएगा उस टैंक को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन हैज ₹480 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 rupee नोट्स, 5 rupee notes and 10 rupee notes. The number of notes of each denominations is equal. What is the total number of notes that he has? देखो यहां पे ये कह रहे हैं कि एक बंदा है, एक मैन है जिसके पास 1 रुपए की, 5 रुपए की और 10 रुपए की नोट है, जिनका सम हो रहा है 480 रुपए, है ना। 480 करेक्ट है क्या? 480 रुपी हो रहा है। चलो ठीक है, 480 ये रहा, अच्छा ठीक, 480 हो रहा है। और इन 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए उसके पास बराबर नोट है, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ऐसा कुछ है। तो आपको बताना है टोटल उसके पास कितनी नोट्स हैं, टोटल नोट कितनी है उसके पास। तो अगर हम इसको बोले x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 480 है। भाई 10 रुपए की कितनी नोट? x, 5 रुपए की भी x नोट और 1 रुपए की भी x नोट, क्योंकि ये बात तो हमको पता है दोनों ये जो x है हम इन्होंने पहले ही बोल दिया सबके पास बराबर है। तो 10 रुपए की जितनी नोट है 5 रुपए की भी उतनी ही नोट है, 1 रुपए की भी उतनी ही नोट है, ये सब इतना बना रहे हैं मिलकर के। तो यहां से 15 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16x हो जाएगा, 16x इज इक्वल्स टू हो जाएंगे 480, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 को आप 480 से डिवाइड करो, 480 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48 होता है 30, मतलब x की वैल्यू आ रही है 30, x की वैल्यू आई, अभी देखो नोट नहीं आए हैं, मतलब 30 नोट उसके पास 10 रुपए की है,
30 नोट उसके पास 5 रुपए की हैं और 30 नोट 1 रुपए की हैं। 30 30 30 मतलब टोटल 90 नोट्स हैं। चेक भी करना है तो चेक कर लो। देखो अगर 30 नोट 10 रुपए की होंगी तो पैसे कितने हो जाएंगे उसके पास? 300। 30 नोट अगर 5 रुपए की होंगी तो पैसे कितने हो जाएंगे? 5 रुपए की 30 नोट है, कितना हो गया? 5 रुपए की 30 नोट है, 150 रुपए हो गए, 150 रुपी। और 30 नोट है उसके पास 1 रुपए की, मतलब 30 रुपए हो गए। सब जोड़ दो, 0 5 3 8 3 1 4 480, 480 रुपए आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। 30 30 30 टोटल 90 नोट है उसके पास। कितनी है? 90। डी आपका करेक्ट है, 90 नोट्स हैं उसके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सभी केस में बराबर रिमाइंडर मिले और आपको बताना है मैक्सिमम वो कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है जब आपका रिमाइंडर सेम है। मतलब एक मैथ में वर्ड होता है दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां अगर आपको HCF पता हो यहां पे तो आप इनको कर जाओगे। HCF आपको पता होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सी वर्ड है? 43 है नंबर, 91 है और 183 है। तो यहां कैसे HCF निकालते हैं? मैक्सिमम देखो 183 से हम क्या करेंगे? 91 माइनस करेंगे, 183 से 43 माइनस कर लेंगे और यहां 91 से भी 43 को माइनस कर लेंगे। ये सारे वर्ड्स निकालो जरा। देखो 183 से 91 गए तो कितना बचेगा? 2। ये आपका 18 में से 9 गए 9, 92। यहां 3 में से 3 गए 0, 8 में से 4 गए 4 और 1, 140। और क्या है यहां देखो जरा। यहां आपका बचेगा कितना? यहां आपका बचे कितना? 11 में से 3 गए 8 और से 8 में से 4 गए 4, 48। सो 48, 140 और 492, 48, 92 और 140, इन सभी को कोई ऐसे डिजिट देखो ये सब जिनसे डिवाइड हो जाए। 7 से हो सकता है, नहीं होगा। देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे। 9 से भी नहीं हो रहा है। 13 नहीं। अरे ये ऑड वैल्यू से बहुत ही रेयर चांसेस है कि ये डिवाइड हो। 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो रहा है, 4 3 जा 12, 2 5 5 4 5 जा 20 ये हो रहा है। तो जी हाँ 4 आपका यहाँ पे HCF है इस वर्ड का। इन सभी नंबर्स का 4 HCF आ जाएगा। 4 इनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा जब बराबर इनका क्या मिलेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। अगले क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के। विच कम्युनिकेशन हैज मोर स्टेबिलिटी? किस कम्युनिकेशन में बड़ी स्टेबिलिटी होती है? मतलब कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिनसे आपको लगता है कि हाँ यह आपका बदलेगा नहीं, ये अपनी बात से पलटेगा नहीं। वर्बल, मैंने कुछ बोला आपने कुछ बोला, बस इतना सा। रिटन, लिखित। फिजिकल, बस ऐसे ही फिजिकली। ठीक है। और लैटेंट कम्युनिकेशन, दूर से सुनी हुई इधर दूसरे की। कौन सी सबसे सही होगी न्यूज? तो रिटन वाली आपकी क्या होगी? सबसे रिटन, कहते ना लिख के दे दो आपको जो भी कहना है। रिटन कम्युनिकेशन सबसे स्टेबल होता है, रिटन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? लुक एट द सीरीज। ये सीरीज देखो और बताओ अगला नंबर क्या है? 36, 34, 30, 28, 24। 36 में से 2 गए, यहां 2 गए तो 34 बचा। 34 से 4 गए तो 30 बचा, फिर 2 गए तो 28, फिर 4 गए तो 24। इससे मतलब तो देखो यहां 2 गए, यहां 4, यहां 2, यहां 4, तो फिर यहां 2 जाएगा, मतलब 22 होना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 22। ए ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पे आना चाहिए, 22। ठीक है ना, 2 4 2 4 2 आपका यहां पे सीरीज है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? कौन सा है जो कि अदर यहां पे बिलोंग नहीं करता है? इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, बुक। देखो एक बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, ग्लॉसरी होती है, इंडेक्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, प्रीफेस होते हैं। तो एक बुक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। बुक तो अलग है ना इन सभी से, ये सारे क्या है? एक बुक के अंदर के पार्ट्स हैं। बुक तो क्या है? एक कंपाइल्ड अलग ही चीज है। तो ये सभी तो बुक के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका अलग टर्म लग रहा है यहाँ पे, मतलब बुक आपका यहाँ पे अलग चीज है। ठीक ना, बुक आपकी अलग है। पॉ इज रिलेटेड टू कैट, हुफ से किसमें होता है? देखो पॉ का मतलब होते हैं पंजे, बिल्लियों में होते हैं ना, उनको पॉ बोलते हैं।
तो पॉ जैसे कैट से रिलेटेड है, हूफ किससे रिलेटेड है, लैम्ब से, हॉर्स से, एलिफेंट से या टाइगर से। तो हूफ होते हैं किसमें, घोड़ों में होते हैं भाई। जो घोड़े की नाल लगाई जाती है, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हूफ बोलते हैं। तो आपका हूफ किसमें होते हैं, हॉर्स में होते हैं, ठीक है ना। पॉ इज रिलेटेड टू कैट, हूफ किसमें होते हैं आपका, ये देखो ये हूफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इफ क्यू मीन्स एड, क्यू का मतलब है एडिशन, जे का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, एक मिनट, क्यू है ना, क्यू का मतलब है एडिशन, जे का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और टी का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, और के का मतलब है डिवाइड, के का मतलब है डिवीजन। तो आपको बताना है इस वर्ड ये क्या होगा, यहां का क्या वैल्यू आएगी। चलो करते हैं। सबसे पहले 30 में है के का मतलब है डिवाइड, 30 को डिवाइड करो किससे, 2 से। फिर क्या है क्यू का मतलब है एडिशन, प्लस करना है किसको, 3 को। फिर क्या है जे क्या होता है, देखो जे है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है। अगला क्या है 6 से, मल्टीप्लाई करो 6 से। फिर क्या है टी का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है कितने से, 5 से। अब कैसे किया जाए, शुरुआत कहां से किया, तो एक वर्ड होता है बोर्ड मास, पढ़ा है कभी, ब्रैकेट ऑर्डर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहां ब्रैकेट वगैरह तो है नहीं, तो अगर मैं सिंपल लिखूं DMAS कर लो, पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन देखो सबसे पहले 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन कर लो, 6 into 3 कर लो, 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, ये कर लिया। और 18, अच्छा चलो माइनस कर लिया, ये 5, ठीक है। इतना 2 चीजें हमने यहां पे कर ली। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, एडिशन पहले करना है, मतलब इन दोनों को ऐड पहले कर लो। ऐड कर लो, कितना आएगा, 15 और 18 को ऐड करोगे तो 8 5, ये आ गया आपका देखो 13, 1 1 2 प्लस 3 33 हो गया, माइनस कर लो 5, 33 से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 28 है क्या, हाँ जी, डी ऑप्शन यहां पे है। बोर्ड मास का एप्लीकेशन किया हमने, 28 आपका यहां से करेक्ट आंसर आ रहा है, 28 आपका यहां से करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला देखो, चलते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पहला क्या है, वो विच रिवर ऋग्वेदिक नेम वाज विपस। ऋग्वेद देखो जो वेद थे, ठीक है ना, ऋग्वेद लिखे गए, ठीक है, 4 वेद होते, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें आपको बताना है कौन सा है जो कि क्या किया गया यहां पे, ऋग्वेद में बीज, सॉरी क्या आपका विपस नाम है। तो विपस किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बीज को ही, किसको कहा जाता है, बीज नदी को ही हम क्या कहते हैं, विपस बोलते थे ऋग्वेदिक टाइम पे। देखो टाइम्स क्या है, एरा का मतलब ये है कि जिस समय ये ऋग्वेद लिखे जा रहे थे, जिस समय ऋग्वेदिक आपका क्या था, वेद कल्चर चल रहा था, उस समय आपका विपस किस नदी को कहते थे, बीज को कहते थे। हु वॉज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद क्या थी, एक प्रिंसली स्टेट था, किस समय में, जब आपकी यहां पे ब्रिटिशर्स यहां पे गए हुए, यहां से जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो उस समय क्या था, जो हमारा इंडिया था वो वेरियस पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो उसमें से हैदराबाद भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। उस समय आपको बताना है कि लास्ट रूलर जो हैदराबाद का था वो कौन था, कमर उद्दीन खान, मीर ओस्मान अली खान, नासिर जंग या फिर सलावत जंग, कौन था। तो ये था आपका मीर ओस्मान अली खान। ये आपका रिचेस्ट पर्सन भी था उस समय का, कहते हैं वर्ल्ड में बहुत ही रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड में आपका टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक ही बंदा था, ठीक है ना, इतना पैसे थे इनके पास। अगला देखो क्या है, विच अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 21 ईयर्स से घटा करके वोटिंग राइट्स को 18 ईयर्स का कर दिया गया, किस अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट क्या है, देखो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये समय समय पर क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे हमको लगता है कि ये शायद यहाँ थोड़े से इसमें कुछ चेंज किए जाने चाहिए, जैसे ये एक देखो 21 ईयर था यहाँ पे पहले वोटिंग राइट, तो हमको लगा कि नहीं 21 तो काफी ज्यादा आगे जा रहा है, तो हमको लगता है 18 ईयर्स में अगर हम बोलते हैं कि कोई बंदा एलिजिबल हो जाता है किस चीज को लेकर के कि वह एक एडल्ट है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे हैं। तो आप इसको क्या कहोगे कि 18 ईयर्स किया गया था। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया था इसको, तो ये था आपका कौन सा 61st अमेंडमेंट था। 61st अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया था,
चेंज किया गया था। जैसे आपका ऐसे ही जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी भी एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था। फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस आया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो रिजर्वेशंस की पॉलिसी आई, ये भी आपका क्या था, ये आपका अमेंडमेंट्स में ही आया। तो 100 और 101 ये दोनों आपस में अमेंडमेंट थे इन दोनों के। विच अवार्ड इज नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज किस अवार्ड को कहा जाता है? तो ये आपको रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है ना, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, यही आपका एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है, ठीक है ना, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन टोमेटोज, टोमेटोज में कौन सा एसिड पाया जाता है? स्कॉर्बिक का मतलब विटामिन सी वाले फ्रूट्स में जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड टर्मरिन्ट्स में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है? टोमेटोज में होता है। एप्पल्स में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है, ठीक है ना, एप्पल में मैलिक एसिड आ जाता है। तो ये आपका सारा चीजें हैं देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कंप्यूटर साइंस की ओर। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बात करेंगे। Which of the following is not a characteristics of a computer, कंप्यूटर का कौन से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वर्सेटाइलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस या फिर आईक्यू। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू है, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट जिसको आप बात करते हो? क्या कंप्यूटर अपने आप से कुछ कर सकता है? अगर हम बैठे हुए हैं तो जैसा देखो हॉलीवुड मूवीज की बात अलग है, उनको हटा दो, वहां उनके कंप्यूटर सोचने लगते हैं, अपने आप ही करने लगते हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल कि कोई कंप्यूटर अपने आप से चीजों को समझ रहा है, अपने आप से वो इंसानों जैसा आईक्यू जैसा इंक्रीज कर रहा है? तो ऐसा तो वहां पे हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यहां अगर हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है आपके कंप्यूटर्स का। बाकी वर्सेटाइलिटी है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आईक्यू नहीं होता है। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? जो डेटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है डेटा की? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, फिर आती है निबल, फिर आती है बाइट, उसके बाद आपकी किलोबाइट, मेगाबाइट, जीजाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये सारी आ जाती है, ठीक है ना, जेटाबाइट, ये सारी आती हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक भी कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। निबल में 4 बिट आ जाते हैं, बाइट में आपके फिर बढ़ जाते हैं, केबी में 1024 बाइट आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, किलो बाइट इसलिए उसको कहते हैं। तो सबसे छोटी बिट होती है। आगे चलते हैं। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? हम यहां बैठे हुए हैं, हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हम तो हमारे मन में जो चीजें हम क्या करते हैं, उनको राइट करते हैं, या तो माउस की हेल्प से, या तो कंप्यूटर किसके कीबोर्ड में, या तो स्कैनर्स में। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के फॉर्मेट में जाती हैं। इन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन सी डिवाइस से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं? इनपुट डिवाइसेस से। किससे करते हैं? आउटपुट से, इनपुट से, मेमोरी यूनिट से, या फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से। तो हम करते हैं इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन। तो इनपुट यूनिट से हम इसको कंप्यूटर जानता है। Which of the following is not a type of computer code? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कंप्यूटर का कोडिंग नहीं है? EDIC, ASCII, BCD या फिर ABCDIC। तो आप देखो ASCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। लेकिन EDIC ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये कोई कंप्यूटर का कोड नहीं होता है। तो EDIC आपका क्या हो जाएगा? यहां से रॉन्ग लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। Which of the following are physical devices of a computer? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइस है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर पैकेजेस। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होते हैं, मतलब इनको आप टच कर सकते हो, तो ये फिजिकल हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, MS ऑफिस वगैरह जो होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के अंदर की ही बातें हो रही है। पैकेजेस भी बाहर आपका सिस्टम के अंदर जो आप पैकेजेस लेते हो, वो सारी चीजें हो गई। तो आपके क्या हो गए? हार्डवेयर यहाँ पे क्या आएंगे? फिजिकल होते हैं, इनको आप टच कर सकते हो, तो ये फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। कौन सी? हार्डवेयर। तो ये आपके जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, CMPS, SMPS, ठीक है, रैम, रोम, ये रैम आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? देखो यहां से हार्डवेयर है जो कि फिजिकल है। ये आपके देखो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और यहां हम बात करेंगे सारे आपके जो भी नॉन फार्मा कंटेंट था वो यहां पे अवेलेबल था।
चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।